नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ संस्कृत विषय जो आपके बीएसटीसी में चलता है उसके लिए एक छोटी सी श्रृंखला है। इसमें ज़्यादा प्रश्न तो नहीं है पर पूरा सिलेबस इसमें समाहित है। इसमें कहा, जैसे कि आपको थंबनेल दिख रहा है, इसमें कहा गया है कि बीएसटीसी रीट के लिए है, संस्कृत भाषा की है, लाइव प्रश्नोत्तरी है, गागर में सागर वाली क्लास है, 25 क्वेश्चन में संपूर्ण रिवीजन। इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपकी एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आएंगे वो मात्र 25 क्वेश्चन में पूरा रिवीजन समाहित है। तो विद्यार्थी इस क्लास को स्किप ना करें और पूरी वीडियो को आराम से और आखिरी तक ज़रूर देखें। तो ये मैंने बनाया है, बहुत ही शानदार है। तो आज का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है कि च वर्गस्य उच्चारण स्थानम भवति। च वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि च किस में आता है? च, छ, ज, जय, ये में। इचू यसानाम तालु। इसका क्या होगा? राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? इचू यसानाम तालु। तो हमारे पास दो ऑप्शन और है। फिर दंता क्या होगा? तो दंता क्या होगा? लृतुलसानाम दंता। कौन सा होगा? लृतुलसानाम दंता। कंठ तालु का कौन सा होगा? अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। फिर ओष्टो का कौन सा होगा? भाई उपूप मध्या नाम ओष्टव। भाई ऊ का और औ का कौन सा होगा? ओष्ठ होगा। ठीक है भाई। जिनको भी क्या है कि जो आज हमारी जो ये क्वेश्चन है इसमें पूरा सिलेबस समाहित हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको इसमें पता चल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम भवति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, अनुस्वार का उच्चारण स्थान होगा नासिका। क्या तय है कि नासिका अनुस्वारस्य। क्या तय भाई? नासिका अनुस्वारस्य। मैंने बता दिया कंठ का क्या होता है? अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। और जीवा का कौन सा होगा भाई? जीवा मूल्य से जीवा मूलम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो शॉर्ट वीडियो है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। पूरी वीडियो को देखना, इसमें पूरा संपूर्ण सिलेबस समाहित होगा, है ना। इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पाणिनीय शिक्षानुसारम उच्चारण स्थानानि। पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान कितने हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, पाणिनीय शिक्षा है उसमें उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? तो पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थानों की संख्या है 8। कितनी है भाई? 8। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सामान्य है, मूल उच्चारण स्थान कितने हैं, तो मूल होगा तब कितने होंगे? 7 होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि कुल उच्चारण स्थान कितने होंगे, तो इसमें आप क्या बताओगे? एकादश बताओगे। एकादश कितने होते हैं? 11। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का है बाह्य प्रयत्न है कतिधा। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? मैंने आपको क्लास में बताया था कि अभ्यंतर प्रयत्न होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो होता है अभ्यंतर और एक होता है बाह्य होता है। जो अभ्यंतर होते हैं वो तो होते हैं कितने भाई? 5 होते हैं। अभ्यंतर कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। और जो बाह्य होते हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। जिनका भी आंसर सी आया है उनको वेरी गुड। और इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी आपके लिए, है ना, शॉर्ट वीडियो होगी। और प्यारे विद्यार्थियों, एक बार इस वीडियो को देख करके चले जाना, आपका जो संपूर्ण संस्कृत है उसका रिवीजन आपका फटाफट हो जाएगा। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। लाइव इसीलिए नहीं लाए क्योंकि लाइव में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वर्ण संधानम कथ्यते। वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों, वर्णों के मेल को मैंने काफ़ी बार बताया था आपको। संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं। तो भाई समास को क्या कहते हैं? समसनम समासम। शब्दों के मेल को ही क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो भाई कारक किसे कहते हैं? क्रियाजनकत्वम कार्यकत्वम। जो क्रिया को करने वाला होता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। वेरी गुड। इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को आराम से करके देखना सभी, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि नमस्ते इति शब्दे संधि अस्ति। नमस्ते में कौन सी संधि होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने क्या बताया था? नमः धन ते। नमः धन ते। व्यंजन संधि का कोई ऑप्शन नहीं है तो व्यंजन को तो काट दो, हैं। स्वर संधि का भी नहीं है। अब अधिकतर बच्चों का दिमाग कहाँ पे जाएगा? विसर्ग लोप संधि पे। किस पे जाएगा? विसर्ग लोप संधि पे। लेकिन हमारी यहाँ पे संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। विसर्ग लोप में तो क्या होता है कि विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ आज का क्वेश्चन है 7वां। ऑप्शन प्रश्न दे रखा है मध्वरी इति शब्दस्य संधि विच्छेदम अस्ति। कि मध्वरी का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, मध्वरी का संधि विच्छेद क्या होगा?
आप भी कमेंट करके बताना है ना। तो मधुवरी का संधि विच्छेद क्या होगा? मधुधन अरी। क्या होगा भाई? मधुधन अरी। राइट आंसर क्या होगा भाई हमारा? बी वाला होगा। कौन सा होगा? बी वाला राइट आंसर होगा। क्या होगा? मधुधन अरी होगा। कैसे? ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है? वह हो जाता है। और जहाँ पर ऊ के स्थान पर वह हो जाता है वहाँ पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यण संधि। कौन से सूत्र से होती है? इको यणची सूत्र से होती है। कौन से सूत्र से होती है? इको यणची सूत्र से होती है। वेरी गुड। इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं भाई, मैंने बोला ना गागर में सागर, तो गागर में सागर कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट वीडियो में आपका पूरा सिलेबस समाहित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा भवती। भवती कस्यः संधेः। भवती में कौन सी संधि होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखा है यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, उत्व संधि। तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में बताया है अयादि संधि। कौन सी संधि होगी भाई? अयादि संधि। अयादि क्या होता है? अय होता है भो प्लस इति। क्या बनेगा? भवती। क्या बनेगा? भवती। तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अय आदेश हो जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। दीर्घ संधि में क्या होता है? बड़ा हो जाता है। ए का क्या हो जाता है? अ हो जाता है। यण का मैंने बताया था इको यणची सूत्र से, इक स्थाने ही यण स्यात्। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है पंचवटी इति पदे समासः अस्ति। पंचवटी में कौन सा समास होगा? तो पंचवटी में समास होगा कौन सा? द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। द्विगु कैसे होगा भाई? पंचानाम वटानाम समाहारः। पंचानाम वटानाम समाहारः इति कौन सा समास होगा? पंचवटी। द्वंद्व समास कहाँ पे होता है भाई? जहाँ पर जोड़ा होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। जैसे माता और पिता में द्वंद्व समास होता है। अब कर्मधारय समास की बात आती है। कर्मधारय कहाँ पर होता है? पर जिसकी विशेषता बताई जाए। विशेषण विशेष्य में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। इसी के साथ साथ तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है भाई? तत्पुरुष में होता है भाई कौन सा? अब सभी कमेंट करके बताएंगे तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तत्पुरुष समास में द्वितीया से लेकर के और सप्तमी तक क्या चलती हैं? विभक्तियां चलती हैं। तो इसमें कमेंट करके बताओगे सभी साथी कि तत्पुरुष में कौन सा पद प्रधान होता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी। इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है बंधन मुक्त है इति पदे समासः अस्ति। बंधन मुक्त में कौन सा समास होगा? तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे। बंधन मुक्त है, बंधन से मुक्त होगा। तो इसमें कौन सा होगा? पंचमी तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? पंचमी तत्पुरुष समास होगा। तो द्वितीय तत्पुरुष कहाँ पे होता है भाई? जहाँ से जैसे कारक चलते हैं ना अपन, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काके की और रारेरी और अधिकरण में पेपर। तो उसके अनुसार ही हम विभक्तियों का क्या बताते हैं? अनुमान लगाते हैं। इसी के साथ राइट आंसर क्या होगा इसका? बंधन मुक्त में पंचमी ही तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? पंचमी तत्पुरुष समास होगा। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि पीताम्बरम पद है, पीताम्बर पद में समास है। भाई पीताम्बर पद में कौन सा समास होगा? तो सभी साथी बताएंगे पीतम अम्बरम यस्य है। क्या बनेगा? पीताम्बरम। तो पीताम्बर में कौन सा समास होगा? इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। ठीक है ना भाई? पीतम अम्बरम, पीतम अम्बर यानी पीला अंबर। विशेषता किसकी बता रहा है? पीला अंबर की विशेषता बता रहा है। वहाँ पर जहाँ पर विशेषता बताई जाती है वहाँ पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। अभी मैंने बता दिया, द्वंद्व समास को बता दिया था। एग्जाम में हमारे जो दे रखा है वही पढ़ाया आपको, पर फिर भी अगर कुछ पूछ ले एक्स्ट्रा तो अव्ययी भाव समास जहाँ पे पूछेगा वहाँ पे हमें क्या बतानी है कि प्रादि क्या होते हैं भाई? उपसर्ग। जहाँ पर उपसर्ग मूलक होगा उसमें अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। द्विगु कौन सा होता है भाई? संख्यावाची होता है। कौन सा होता है? संख्यावाची होता है द्विगु। और द्वंद्व में क्या होता है? जोड़ा होता है। बहुरी जहाँ पर तीसरी विशेषता बताई जाए। कौन सी विशेषता? तीसरी विशेषता, किसी तीसरे अर्थ की विशेषता बताए वहाँ पर कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है परीक्षा इति शब्दे उपसर्गः अस्ति। परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। उपसर्ग मैंने बता दिया आपको। प्रादि कितने होते हैं? 22 होते हैं। कितने होते हैं? 22 होते हैं।
तो इसका पहला ऑप्शन दे रखा है परिहि, दूसरा दे रखा है प्रह, तीसरा दे रखा है प्रति, चौथा दे रखा है प्रत्यय। तो 12 नंबर में इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सभी साथी एक बार ध्यान से पढ़ेंगे फिर बताएंगे। इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा, परिहि धन ईक्षा। क्या होगा, परीक्षा। और परीक्षा में संधि कौन सी होगी, परीक्षा में संधि होगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि होगी भाई, दीर्घ संधि होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है स्वागतम शब्दे उपसर्ग अस्ति। स्वागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है, स्वह है, अ है, सु है, अप है। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, सु होगा। सु उपसर्ग जहाँ पे होता है सु प्लस आगतम, क्या बनेगा, स्वागतम। उ के स्थान पर क्या बन गया, वह। अभी मैंने बताया था उ के स्थान पर वह कौन सी संधि में बनता है, तो सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि उ के स्थान पर वह कौन सी संधि में बनता है। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और पूरा संस्कृत का संपूर्ण रिवीजन एक मात्र क्लास में हो जाएगा। इसलिए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना के लाया हूँ गागर में सागर वाली। ठीक है विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है सुनीता बालिका नाम श्रेष्ठ तमः, तमह तमा तमम, तमह तमा तमम। मैंने कौन से सूत्र, वो कौन से प्रत्यय में बताया था, तम प्रत्यय में बताया था। कौन सा बताया था, तम प्रत्यय में। तरह तरा तरम वो आ जाएगा, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तरप प्रत्यय हो जाएगा। कृत प्रत्यय में भी मैंने बताया था आपको शुष्क है, पक्व है। तुमुन प्रत्यय में क्या बनेगा, पठितुम, लिखितुम, वदितुम। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तमप। इसी के साथ हमारा आज का 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 दानी है इति शब्दे प्रत्यय अस्ति। दानीय में कौन सा प्रत्यय होगा, तो सभी साथी इसका राइट आंसर बताएंगे, अनियर प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, अनियर प्रत्यय होगा। तव्यत तव्या नियरे दा धातु, अनियर प्रत्यय से कौन सा होगा, अनियर प्रत्यय होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है स्तुत्य है इति शब्दे प्रत्यय अस्ति। स्तुत्य में कौन सा होगा, तो इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको एक सूत्र बताया था, कौन सा, एतिस्तु सास व्री द्रि जुस है क्यम। इस धातु में, इन धातुओं के अर्थ में कौन सा प्रत्यय होता है, क्यप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है भाई, क्यप प्रत्यय होता है। तो इसमें कौन सी धातु होगी, स्तु धातु आगी। स्तु धातु जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, क्यप प्रत्यय होगा। ओके विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार है। अपने जो भी जितने भी प्यारे विद्यार्थी संस्कृत के हैं उनके पास एक बार शेयर कर देना, पूरा संस्कृत का रिवीजन हो जाएगा शॉर्ट वीडियो में, है ना। और प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी विद्यार्थी हैं उनको समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप पूरी वीडियो को देख के जाना, है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि जनता सुंदरता इति शब्दे लिंग अस्ति। ये जनता और सुंदरता में कौन सा लिंग होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों, जनता और सुंदरता में कौन सा प्रत्यय होगा, स्त्रीलिंग प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग प्रत्यय होगा। ठीक है भाई, जहाँ पर पुल्लिंग का बोधग्रह है वहाँ पर पुल्लिंग होता है, और स्त्रीलिंग का बोधग्रह है वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। लेकिन जनता एक ऐसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। नपुंसकलिंग का आप जानते ही हो, ना तो पुल्लिंग हो ना स्त्रीलिंग हो। इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बालक शब्दस्य है, बालक शब्दस्य है पंचमी विभक्ति है रूपम अस्ति। बालक शब्द का वह शब्द रूप है पंचमी विभक्ति का, इंपॉर्टेंट है पंचमी, चतुर्थी और तृतीया। इस विभक्ति से आपके क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो बालक शब्द की पंचमी विभक्ति कौन सी होगी, पंचमी विभक्ति बालकात। बालकात में कौन सी विभक्ति होगी, पंचमी विभक्ति होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं, बालकस्य में कौन सी होगी, षष्ठी विभक्ति होगी। और बालकेन में कौन सी विभक्ति होगी, सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कि बालकेन में कौन सी विभक्ति होगी। इसी के साथ अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि लिख धातु, यहाँ पर वही लिख क्या है, हलंत में होगा, है ना। लिख धातु हो लिट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने है भविष्यति। क्या बनेगा भाई, तो सभी साथी इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे क्या बनेगा, लेखिष्यसि। क्या बनेगा, लेखिष्यसि। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर पे। 20वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रातिपदिकार्थ मात्र है विभक्ति वर्ती। प्रातिपदिकार्थ के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो मैंने प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रथमा विभक्ति होती है वो किसके अर्थ में होती है, प्रातिपदिक के अर्थ में होती है। द्वितीय विभक्ति भी आपको खूब पढ़ाई है, तृतीय पढ़ाई है, चतुर्थी पढ़ाई है। एक बार आप इनका अच्छे से रिवीजन करके चले जाना, कारक में से 3-4 प्रश्न आएंगे और एक भी गलत आपका
नहीं होगा। अगला प्रश्न है हमारा 21वां, रुच धातु हो योग्य कारकम भवति। भाई रुचि के अर्थ में कौन सी धातु होती है? सभी साथी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि रुचि के अर्थ में कौन सी धातु होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था रुचि के अर्थ में कौन सी होती है, संप्रदानम चतुर्थी। जहाँ पर हमें अच्छा लगने के योग में कौन सी विभक्ति होती है, देने के अर्थ में भी कौन सी होती है, चतुर्थी होती है। अब सभी साथी बताएंगे अपादान पंचमी, अपादान में पंचमी होती है और कर्म में कौन सी विभक्ति होगी? कमेंट करके बताना भाई कि कर्म में कौन सी विभक्ति होती है। द्विकर्मक धातु वियोगे है, द्विकर्मक धातुओं के योग में ही कौन सी विभक्ति होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि द्विकर्मक धातु कितनी होती हैं, 16 होती हैं। कितनी होती है भाई? 16 होती है। और उन धातुओं के योग में भी कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। पंचमी का बता दिया मैंने आपको, तृतीया का बता दिया, प्रथमा का बता दिया। इसी के साथ अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, संस्कृत है अचय स्वरः कति। संस्कृत में अच स्वर कितने होते हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि अचह स्वरा, हलय व्यंजना और अलह वर्णा। तो अच क्या होते हैं भाई? स्वर होते हैं। और हल क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। और अल क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत में अच स्वर कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। और संस्कृत वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 13 होते हैं। और पाणिनीय शिक्षा में कितने होते हैं? 21-22 होते हैं। कितने होते हैं? 21-22 होते हैं। अब ये 33 क्या होते हैं भाई? 33 क्या होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजन वर्ण होते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो 24वां क्वेश्चन है, वर्ण कति प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो भाई मैंने आपको बताया था वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। कौन कौन से होते हैं? लिखित और मौखिक होते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, माहेश्वर सूत्र है। भाई माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? माहेश्वर सूत्र होते हैं संस्कृत में 14 कितने होते हैं भाई? 14। कौन से होते हैं? 14 है। 14 का मतलब कितने होते हैं भाई? 14 होते हैं। ठीक है ना भाई? तो प्यारे विद्यार्थियों, 14 होते हैं। 14 कौन कौन से होते हैं एक बार ध्यान से सुन लेना है ना भाई। ए ई ऊण रील रीक ए ओंग ए औच हय वरट लण यम गणम जबय गड़दस जब गड़दस खपय छटत चटतव कपय सस सर हल। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 14 हैं। तो जो अच होते हैं वो तो क्या होते हैं भाई? स्वर होते हैं। हल क्या होते हैं भाई? व्यंजन होते हैं। और दोनों को मिला करके कहे तो वो क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, है ना, कैसी वीडियो लगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जो भी प्यारे साथी हैं उन तक वीडियो को शेयर करना। ओके प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास समय बहुत कम बचा है। कल का आपका एग्ज़ाम है तो समय से पहुँच जाना। और अब आपने जो पढ़ लिया वो आपके लिए काफ़ी है। पर लेकिन एक बार इस संस्कृत की क्लास को एक बार